अभी कणों के निकाय तथा घूर्णी गति रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। पिछली क्लास में हमने कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, इन सब चीज़ों के बारे में संबंध बताए थे और इनका सदिश निरूपण कैसे है ये भी बताया था। इसके बाद इस वीडियो में हम आगे बढ़ गए थोड़ा सा। कोणीय त्वरण के बाद एनसीईआरटी का जो है 6.7.6.1 में लिखा है कोणीय त्वरण। ये कोणीय त्वरण तक हम कर चुके हैं। ये है 7.7 बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग। बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग कण के लिए तो यहाँ पर आता है बल आघूर्ण। 7.7 में दो बातें लिखी हैं, देखो इनको अलग अलग करें थोड़ा सा। एक लिखा है बल आघूर्ण और एक लिखा है कोणीय त्वरण, सॉरी कोणीय संवेग, है ना, कोणीय संवेग। ये दो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बल आघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स बोल देते हैं इसको, टॉर्क भी बोल देते हैं। अगर घूम नहीं रहा है, विराम अवस्था में है, संतुलन में है, तो इसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं। और अगर घूम रहा है, कोणीय त्वरण उत्पन्न कर रहा है, तो बल आघूर्ण भी बोल देते हैं। कोणीय संवेग, ये दोनों ही राशियाँ सदिश राशियाँ हैं। इन दोनों राशियों को देखेंगे तो ये दोनों राशियाँ सदिश राशियाँ हैं। यह भी सदिश राशि है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको कण के लिए बनाते हैं। हम इनके सूत्र कण के लिए बनाते हैं, बाद में इसको कणों के निकाय पर भी लागू कर लेते हैं। पहले किसके लिए बनाते हैं? कण के लिए बनाते हैं, क्योंकि न्यूटन के जो नियम है, फिर उनका जो गणितीय रूप है, न्यूटन के नियमों को गणितीय रूप से लिखा गया, तो वह कण पर लागू होते हैं। कणों के निकाय पर उन्हें बनाया जाता है। वास्तव में न्यूटन के नियम लिखे हुए गणितीय रूप में नहीं हैं। जो 3 मूल नियम हैं वह सिर्फ एक भाषा है, शब्द हैं केवल। अगर हम उन्हें गणितीय रूप में लगाते हैं तो शर्त हो जाती है कि वह कण के लिए लागू होंगे। कण के लिए लागू होने के लिए कण का आकार बहुत छोटा हो, कण का पूरा द्रव्यमान एक बिंदु पर हो, ये सारी बातें हैं। खैर, ये तो हम जान लेंगे। न्यूटन के नियम जो चैप्टर है हमारा, उसमें हमने पढ़ ही लिया। अब आता है बल आघूर्ण और कोणीय संवेग कण के लिए। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, बल आघूर्ण की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, बल आघूर्ण। तो हम पहले क्या निकालते हैं? बल आघूर्ण निकालते हैं, उसके बाद कोणीय संवेग निकालते हैं। उसके कुछ उदाहरण भी लेते हुए चलते हैं। तो इस लेक्चर में क्या करें? इस लेक्चर में बल आघूर्ण और कोणीय संवेग निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या लिख दें? यहां लिख दें कण, यानी कण के लिए काम करेगा। तो मान लीजिए कोई कण गति करता है, कोई कण मान लीजिए चल रहा है और उस कण को किसी बिंदु पर बैठकर देखा जाता है, या उस बिंदु पर बैठकर उसकी गति की गणनाएं की जाती हैं। तो उस बिंदु के सापेक्ष ही बल आघूर्ण हम निकाल पाते हैं। मान लीजिए किसी बिंदु पर कोई बल लगा है, तो बल से उसका रेखीय त्वरण आ जाता है। बल लगा है तो रेखीय त्वरण आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम उस बिंदु के चलने को देखना चाहते हैं कि वह किसी स्थिति के सापेक्ष कैसे चलता है, या उस पर किसी स्थिति के सापेक्ष बल कैसे लगता है, तो यहाँ भौतिक राशि आ जाती है बल आघूर्ण। यानी बल स्थिति के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो दो बातें आ गई, एक आ गया बल और एक आ गई स्थिति। इन दोनों से मिलकर, जोड़ के नहीं, जोड़ने वाली बात नहीं है, ये मैंने लिखा है बल एवं स्थिति। अब कहीं बच्चे ये सोच लेते हैं कि सर ने इसे जोड़ दिया
तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ। बल एवं स्थिति दोनों की जानकारी बताने वाली भौतिक राशि क्या है? बल आघूर्ण है। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें स्थिति को बताना पड़ेगा, भाई स्थिति कहाँ पर है। उसके बाद स्थिति के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक वेक्टर बना लेते हैं, तीनों दिशाओं वाले वेक्टर, यानी ये बना लेते हैं x, ये बना लेते हैं y, और इधर इसके लंबवत हम बना लेते हैं z अक्ष। इसी ब्लैक बोर्ड पर हम इधर को x मान लेते हैं, इधर को y मान लेते हैं, और बाहर आपकी तरफ को z मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कोई कण हम रख देते हैं, ये मान लीजिए कोई कण लिख दिया, देखो मैंने। ठीक, इस कण पर कोई बल इस दिशा में लगा देते हैं, ऐसे, और मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति को दिखा देते हैं, ऐसे। स्थिति के सदिश को r सदिश लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो बल की दिशा और स्थिति सदिश की दिशा के बीच में ये वाला कोण है, इसे कह देते हैं कि भाई ये कोण है थीटा। कुछ बच्चे इस कोण को थीटा लिखते हैं, देखो जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ, कुछ बच्चे इस कोण को थीटा लिखते हैं। ठीक, ये कोण नहीं है, दिशाओं के बीच का कोण है। तो स्थिति सदिश की दिशा ये है, इस दिशा में जा रहा है, बाहर को जा रहा है मान लीजिए, और बल की दिशा इस तरफ है, कोई भी दिशा हो सकती है, दोनों के बीच का ये कोण है। इस स्थिति सदिश को कई बार त्रिज्या सदिश भी कह देते हैं। अगर यह मामला एक वृत्त पर हो रहा हो तो इसे कई बार त्रिज्या सदिश भी कह देते हैं। ठीक, तो स्थिति सदिश और बल के ऊपर जो बल आघूर्ण है उसे कहते हैं टाउ। ये होता है r सदिश गुणनफल f, ये होता है बल आघूर्ण। अब अगर इसकी दिशा की बात करें तो r और f दोनों के लंबवत इसकी दिशा होती है, और यह दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमाने पर पता चल जाती है। r से f की तरफ कोण घूम रहा है, r से f की तरफ। अब देखिए, अगर मैं r और f के बीच का कोण लूँ, अगर मैं r और f के बीच का कोण लूँ, यहाँ देखिए करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये दिशा r की दिशा है और यह दिशा f की दिशा है, ऐसे। r से f की तरफ कोण इस तरफ को चलता है, ऐसे। तो ये कोण जो बीच में है, ये कोण है मान लीजिए थीटा, ऐसे। तो कुल मिला के देखा जाए तो जहाँ पर ये दोनों वेक्टर जुड़े हुए हैं, इस बिंदु पर ये दोनों वेक्टर जुड़े हुए हैं, इस बिंदु से r से f की तरफ कोण घुमाने पर यह अंगूठा अंदर की तरफ जाता है। यानी अगर ये दिशा देखी जाए तो ये वामावर्त है, किस बिंदु के सापेक्ष? जहाँ पर दोनों वेक्टर या सदिश जुड़े हुए हैं। अब इन दोनों वेक्टर या सदिश को जुड़ा हुआ हम यहाँ मान सकते हैं। देखो, देखिए यहाँ पे, यहाँ तक कौन है? यहाँ तक r सदिश है, और इसके बाद यहाँ पे बल का सदिश है। तो जुड़ा हुआ इनको यहाँ माना जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर दिखाएं दिशा तो r से f की तरफ कोण बढ़ाएं तो ये दिशा वामावर्त है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये कोण नहीं लिया जाता, ये वाला जो कोण है ये r, ये वाला r है, ये वाला f है, तो इनके बीच का ये कोण नहीं लिया जाता, ये दिशा को गलत करा देगा। r की दिशा, f की दिशा, और घुमा लिया होगा इसको क्लॉकवाइज वामावर्त, तो अंदर की तरफ आ गया। तो कुल मिला के अगर यहाँ देखें बल आघूर्ण जो है ऐसे r और f, तो इस पे अंदर की तरफ है।
ठीक, यह बल आघूर्ण कहाँ पर है, कहाँ पर ये काम करता है, यानी अगर हम देखें ये कहाँ पर काम करता है। ठीक, तो घूर्णन अक्ष जहाँ पर है या घुमाने वाला अक्ष जहाँ पर है, जहाँ पर आर है, ये वहाँ पर काम करता है। अब जैसे ये मूल बिंदु है ओ, ठीक, मूल बिंदु से आर है, तो जहाँ पर बैठकर हम देख रहे हैं, हम मान लीजिए यहीं बैठकर देख रहे हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष ही हम देख रहे हैं, यहीं पर ये काम करता है। तो अगर मैं लिखूं इस कण के बारे में जैसा कि मैंने बनाया, तो बल आघूर्ण मूल बिंदु पर अंदर की तरफ, तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा। ठीक, यानी आर सदिश जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से स्थिति का सदिश शुरू होता है, वहीं पर ये बल आघूर्ण का सदिश होता है। यहाँ पर नहीं होता है बल आघूर्ण का सदिश, जहाँ पर आर और एफ जुड़े हैं यहाँ पे नहीं होता ये, यहीं पे होता है ये, क्योंकि देखने वाला जो प्रेषक है वह मूल बिंदु पर बैठा है, मूल बिंदु के सदिश इसको देख रहा है, मूल बिंदु के सदिश नहीं, मूल बिंदु के सापेक्ष इसको देख रहा है, तो यहीं पर है ये। तो यानी पता लग गया कि जो आघूर्ण है वह कहाँ है। ठीक, और उसका सदिश निरूपण ऐसा है। अब मान लीजिए इसका अदिश निरूपण करना चाहते हैं, अदिश के रूप में इसको लिखना चाहते हैं, तो अदिश के रूप में इसका हमें केवल परिमाण मिलता है। अब अदिश के रूप में कैसे लिख सकते हैं, देखो परिमाण ये है, आर का परिमाण, एफ का परिमाण और दोनों के बीच का कोण, परिमाण मिलेगा केवल हमें, क्योंकि हम जानते हैं सदिश गुणनफल में एक इकाई सदिश होता है। अगर मान लीजिए हम इसे ऐसे ही लिखना चाहते हैं, तो आर का परिमाण, एफ का परिमाण और साइन थीटा, तो ये पूरा परिमाण हुआ। यहाँ एक इकाई सदिश होता है, यह इकाई सदिश n बल आघूर्ण की दिशा में होता है, यानी n सदिश जो है ये इकाई सदिश है, यह है इकाई सदिश बल आघूर्ण की दिशा में। अब यहाँ बात आती है कि भाई जो O है ये कहाँ है, इससे क्या पास होता है, तो ये पास होता है इससे घूर्णन अक्ष, जिसके चारों तरफ कुछ घूमता है वो होता है घूर्णन अक्ष। तो घूर्णन अक्ष जो है गति के तल के लंबवत होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ में घुमा रहे हैं तो घूर्णन अक्ष गति के तल के लंबवत होता है। अब देखो बात समझ लेते हैं, मान लीजिए ये घूर्णन अक्ष है, ये क्या है, ये है घूर्णन अक्ष, और इसके चारों तरफ कोई कण यूँ घूम रहा है ऐसे, तो गति के तल के लंबवत हो गया घूर्णन अक्ष। ठीक, इसी पर कोई आर बना दिया, इसी पर कोई बल लगा दिया। ठीक, तो यानी घूर्णन अक्ष के अनुदिश ही बल का आघूर्ण होता है, घूर्णन अक्ष के अनुदिश। तो यानी कहें कि इकाई सदिश बल आघूर्ण की दिशा है, जो कि घूर्णन अक्ष के अनुदिश है, घूर्णन अक्ष के अनुदिश है। ठीक, यानी इतनी जानकारी हो जाने के बाद यह आसानी से पता लग जाएगा कि बल का आघूर्ण क्या है। अब इसमें ये जो बल है ये एक से अधिक बल भी हो सकते हैं। ठीक, एक से अधिक बलों के लिए, एक से अधिक बलों के लिए कुल आघूर्ण R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस जितने भी हैं। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, समेशन में लिख सकते हैं।
बीज गणितीय योग के पदों में लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं, आर आई क्रॉस एफ आई सदिश राशि, और यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एक समेशन का निशान ऐसे। फिर से लिख के देता हूँ, हैं, फिर से लिखता हूँ, ये देखो ऐसे, आई बराबर 1, इसका मतलब एक एक करके जोड़ना है, R1 F1 R2 F2 R3 F3 है, कहाँ तक, n पदों तक जोड़ सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आर आई और सदिश गुणनफल एफ आई, ये लगा दिया सदिश राशि का निशान। तो कुल मिला के एक से अधिक अगर बल हैं, ये सूत्र काम करेगा। हो सकता है कुछ बलों का आघूर्ण वामावर्त हो सकता है कुछ बलों का आघूर्ण दक्षिणावर्त हो सकता है। तो कुल आघूर्ण ये होगा। तो आघूर्ण से सामान्यतः जो परिभाषा है, सूत्र है या उसकी जानकारी है, ये हो गया है। इसमें इतना ही बहुत है, ये समझ में आता है उदाहरण से। तो लेते हैं बल आघूर्ण निकालने का एक उदाहरण, निकाल के देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास दो सूत्र हैं, एक परिमाण के लिए और एक सदिश राशियों में अगर हमें निकालना है उसके लिए। दोनों सूत्र हैं हमारे पास, ठीक। यानी अगर हमें बल आघूर्ण का परिमाण निकालना है तो ये सूत्र है, और अगर सदिश राशि के पदों में निकालना है तो ये सूत्र है। तो सबसे पहले इसी को पकड़ लेते हैं, ठीक। तो लिखते हैं एक उदाहरण, ठीक। तो क्या करते हैं, एक कण की स्थिति आर सदिश कुछ लिख देते हैं, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर पर लगे बल, कौन सा बल है, F 5i माइनस 2j प्लस 3k न्यूटन का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक। अब यहाँ से एक चीज़ और आएगी हमारे पास, भाई आएगा किस में, मात्रक क्या है। तो बल आघूर्ण का मात्रक देख रहे हैं, बल गुणा दूरी, न्यूटन मीटर या जूल भी कह देते हैं। तो मात्रक को नोट कर लें, बल आघूर्ण का मात्रक, ठीक, क्या, न्यूटन मीटर या जूल भी कह देते हैं। जूल क्यों, क्योंकि हम जानते हैं बल गुणा विस्थापन न्यूटन मीटर, ये कार्य का मात्रक भी होता है, ठीक। तो जूल भी कह देते हैं कई बार बल आघूर्ण जूल में लिखा होगा तो आपको लगेगा यार ये तो कार्य होगा, ऐसा नहीं है, कई बार जूल भी लिख देते हैं इसको, ठीक। चलिए अब इसको हल करेंगे। तो हल करने का हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है सदिश गुणनफल में। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आव्यूह बोलते हैं इसे, सारणिक भी बोल देते हैं, आव्यूह भी बोल देते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं, निकाल लेते हैं, सारणिक से निकाल लेते हैं। सारणिक अंग्रेजी में बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स, है ना। तो पहले लिखते हैं आई, फिर जे, फिर के, और इसके बारे में आप जानते हैं, ये चीज़ जानी हुई होती है, वैल्यू रख के मान निकाल देते हैं।
पहले आर लिखेंगे, आर क्रॉस एफ है तो पहले आर को लिखना है, 5 2 3, फिर बल को लिखेंगे 5 - 2 3। ठीक, इसे हल कर देंगे। ठीक है, इसको हल करके क्या मिलेगा, पहले आई लिखेंगे, कुछ आई के नंबर होंगे, फिर माइनस में जे लिखेंगे, कुछ जे के नंबर होंगे, फिर प्लस में के लिखेंगे, तो कुछ के नंबर होंगे। ठीक, इसमें क्या करते हैं अपन, जब आई के बारे में निकालते हैं तो आई को छिपा लेते हैं ऐसे और ऐसे, और इस तरफ से गुणा करके इस तरफ वाला घटा देते हैं, यानी पहले इधर गुणा कर लेते हैं इसकी, फिर इसे इसमें से घटा देते हैं। प्लस माइनस प्लस, ध्यान रहे आई और के प्लस में होते हैं, जे माइनस में होता है। इसको पक्का करके रखें आप, इसमें अक्सर भूल चूक हो जाती है। चलिए देखते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 6, ये हो गया 12। देखिए 3 दूनी 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया आई का। अब देखते हैं जे का, 15 - 15 0 हो गया। अब देखते हैं के का, के में ये देंगे -10 - 10, तो ये हो गया -20। ठीक, चेक कर लेते हैं, आई का देखते हैं एक बार फिर, आई में छिपा लेते हैं 6 - -6, तो ये प्लस हो गया। जे छिपा लेते हैं 15 - 15 0 हो गया। के छिपा लेते हैं -10 - 10 20 हो गया। सीधा सा आ गया, देखो बिल्कुल मैंने ऐसा नंबर लिया जिससे हमें सीधे सीधे आसानी से चीज़ मिल गई। तो ये आ गया 12i, और जे इसमें आया ही नहीं, प्लस 0j ऐसा लिख सकते हैं। देखिए जे नहीं आया इसमें, 0 आ गया, और -20 के। मात्रक क्या है, मात्रक है न्यूटन मीटर। ठीक, तो ये आ गया बल आघूर्ण। इसमें जे नहीं है तो जे को हटा देते हैं, देखिए ये आ गया, ये आ गया। ठीक, मिला के लिख देते हैं 12i - 20 के कैप न्यूटन मीटर, ये आ गया। अब अगर यहाँ से पूछा जाता है कि बल आघूर्ण का परिमाण क्या है और बल आघूर्ण की दिशा क्या है, तो ये बात भी हो जाएगी। देखिए, क्योंकि मामला पूरा करना होता है, बल आघूर्ण निकल गया और किसी सवाल में आपसे पूछ लिया कि बल आघूर्ण का परिमाण क्या है, तो बल आघूर्ण का परिमाण भी यहीं से मिल जाएगा आपको। बल आघूर्ण का परिमाण दोनों वेक्टरों के जो नंबर हैं, संख्या है, उससे हम निकाल लेते हैं ऐसे। ये हो गया बल आघूर्ण का परिमाण। अब ये हो गया परिमाण। ठीक, अब आती है दिशा, यानी n, जिसे हम कहते हैं n। ये हो गई बल आघूर्ण कितना है, 12i - 20 के, और परिमाण कितना है, परिमाण है 12 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गई दिशा, दिशा सदिश। ठीक, यानी दिशा क्या होती है, सदिश बटे उसका परिमाण, ये दिशा होती है, और ये केवल परिमाण होता है। और ये पूरी तरह बल आघूर्ण है, ये वाला जो है पूरी तरह बल आघूर्ण है, न्यूटन मीटर। ये भी परिमाण है, ये भी न्यूटन मीटर में है। दिशा का मात्रक नहीं होता, ये दिशा है। ठीक, अगर निकालें इकाई सदिश हो जाएगा। देखिए, अगर इसका परिमाण निकालेंगे तो ये इकाई सदिश हो जाएगा। भाई ये परिमाण है, इसका निकालेंगे, यही आएगा परिमाण, देखो, तो ये इकाई सदिश हो जाएगा। इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है। तो कुल मिला के पहला उदाहरण हमने लिया, सदिश निरूपण पर, जो कि 11वीं कक्षा में और मेडिकल परीक्षाओं के लिए, मेडिकल जैसे नीट वगैरह के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। क्योंकि नीट में तो यही आ जाता है कि भाई बल आघूर्ण की दिशा बताओ, या बल आघूर्ण का मान बताओ, या बल आघूर्ण बताओ। चलिए अब एक उदाहरण इस पर ले लेते हैं ऐसे, ठीक, जिसमें हमें परिमाण निकालना है। अब देखिए क्या कहता है, इसका हम ले लेते हैं कि कोई कण जो है, इस तरीके से चित्र बनाकर ले लेते हैं ऐसे,
किसी कण की स्थिति यहाँ पर है, कोई कण है ये ऐसे, और ये जो स्थिति है इसकी ये 3 मीटर है मान लीजिए, और इस स्थिति से जो बल है वो 10 न्यूटन का है, और इनके बीच का जो कोण है मान लीजिए वो 60 अंश है ऐसे, ठीक। और ये है बिंदु O। तो बिंदु O के सापेक्ष बल आघूर्ण बताइए। तो बड़ा सरल है, यहाँ पर बड़ा सरल है इसको बताना, क्योंकि बिंदु O के सापेक्ष बल आघूर्ण है ना, या बिंदु O के परितय बल आघूर्ण ऐसा भी कह सकते हैं, या बिंदु O से जो घूर्णन अक्ष जाता है उसे भी कह सकते हैं बल आघूर्ण, घूर्णन अक्ष पे ही होता है। तो कुल मिला के कितना हो गया, बल आघूर्ण कहाँ से निकाला जा रहा है, O बिंदु के सापेक्ष TO, लेकिन परिमाण मिलेगा, परिमाण क्या मिलेगा, इस सूत्र से मिलेगा। R का मान कितना है 3, F का मान कितना है 10, दोनों के बीच का कोण मैंने कहा ये लगता है कोण, ये कोण नहीं लगता पक्का। तो ये साइन 60 का मान, साइन 60 अंश का मान, तो ये हो गया 30, और ये हो गया वर्गमूल 3/2, तो ये हो गया 15 वर्गमूल 3 न्यूटन मीटर, ठीक। तो बल को ढूंढें, बल की दिशा सदिश की दिशा से कहाँ पर है इसको ढूंढें, उसके बाद मान बता सकते हैं, ठीक। दिशा अब बताई जा सकती है, मान लीजिए इसके परितः देखें तो ये कोण देखिए इधर को घूम रहा है ऐसे, भाई R से F की तरफ कोण इधर चलेगा, तो बता सकते हैं कि इस बोर्ड के तल में अंदर की तरफ है। लेकिन यहाँ सवाल में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, हम अपनी तरफ से बता सकते हैं कि R से F की तरफ दिशा कैसे घूम रहा है मेरा हाथ, क्लॉकवाइज, तो दायां हाथ क्लॉकवाइज घुमाना होता है, अंगूठा रखें दायां हाथ क्लॉकवाइज घुमाएं ऐसे, ठीक। तो अंदर की तरफ गया अंगूठा, तो ये बल आघूर्ण यहाँ नहीं है जहाँ पर दिशा देखी, यहाँ पर है, जिस बिंदु के परितः या सापेक्ष बल आघूर्ण देखा जा रहा है, ठीक। चलिए अब सामान्य प्रश्न हो सकता है, सामान्य प्रश्न हो सकता है, कोई भी सामान्य प्रश्न हो सकता है, इस पर आधारित भी हो सकता है, इस पर आधारित भी हो सकता है। अब जैसे प्रक्षेप्य गति में, प्रक्षेप्य गति में कण का बल आघूर्ण, कण का बल आघूर्ण कह सकते हैं या कण पर बल आघूर्ण भी कह सकते हैं, दोनों बातें हैं, क्योंकि बल आघूर्ण आरोपित होता है तो कण पर कह सकते हैं, ठीक। कण का भी कह सकते हैं, कोई चीज़ नहीं है इसमें, दोनों बातें सही होती हैं। प्रक्षेप्य गति में मान लीजिए हम किसी समय t पर बल आघूर्ण निकालना चाहते हैं, ये मान लीजिए y और ये मान लीजिए x, और कोई कण इस रास्ते से प्रक्षेप्य गति पर चलता है ऐसे, फिर आप जानते हैं आपने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कण की स्थिति है, तो ये कण की स्थिति यहाँ से बताई जाती है, ये बता दिया मैंने कण की स्थिति R, और कण पर बल नीचे की तरफ होता है जिसे हम कहते हैं mg, ठीक। अब देखा जाए तो R और mg के बीच का कोण ये वाला कोण होता है, ये वाला कोण जो हम थीटा लगाते हैं। अगर हम इसे अदिश रूप से परिमाण में चाहते हैं तो भी हम निकाल सकते हैं, R का परिमाण निकाल सकते हैं, mg हमें पता ही है, कण का द्रव्यमान है, ये बल होता है, गुरुत्वीय बल के अधीन ये गति होती है। अगर हम इसे सदिश में निकालना चाहते हैं तो सदिश में भी निकाल सकते हैं। अब मैं इसमें आपको R जो है लिख के दूंगा कि इसका R क्या है। देखिए R जो है उसमें एक x अक्ष का निर्देशांक है, एक y अक्ष का निर्देशांक है, यानी अगर इस कण की स्थिति को देखें तो इसमें एक x अक्ष का निर्देशांक है
और एक इसमें यहाँ तक देखा जाए तो y अक्ष का निर्देशांक भी है। प्रक्षेप्य गति के अध्ययन के अनुसार ये x और y निकल जाते हैं। कैसे? x निकल जाता है u cos थीटा t से, जहाँ पर जिस कोण पर प्रक्षेप्य को फेंका जाता है वो कोण होता है थीटा, और जिस वेग से फेंका जाता है वो होता है u cos थीटा जो घटक होता है वो इस तरफ को जाने वाला होता है x अक्ष के अनुदिश, जिस पर कोई त्वरण काम नहीं करता, और ऊपर को जाने वाला घटक होता है u sin थीटा, जिस पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ काम करता है। x मिल गया सीधा चाल गुणा समय या वेग गुणा समय। इसी प्रकार y मिल जाता है u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये प्रक्षेप्य गति के x और y अक्ष के अनुदिश गति के रटे रटाए दो संबंध हैं, दो समीकरण हैं। तो ये x देखिए यहाँ से यहाँ लग जाएगा x, और यहाँ से ये y भी लग जाएगा। मिल गए दोनों। अच्छा, अब बल की बात करें तो बल किस तरफ है? बल है माइनस एम जी जे कैप। बल कितना है? माइनस एम जी जे कैप, क्योंकि हम जानते हैं नीचे की तरफ जो दिशा है वह ऋणात्मक y अक्ष की दिशा है, तो उसके लिए क्या लगाया? माइनस जे कैप। और बल कितना है कण पे? एम जी। तो क्या करें? r क्रॉस एफ यानी सदिश गुणनफल कर देंगे तो आघूर्ण जो है आ जाएगा हमारे पास। गुरुत्वीय बल के कारण प्रक्षेप्य गति में कण पर आरोपित बल या आरोपित बल का आघूर्ण जो है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपली यहाँ इस मान को रखेंगे और कैसे इसको निकालेंगे ज़रा देखते हैं एक बार। इसका पूरा समीकरण आपको पूरा का पूरा लिख के देता हूँ। तो देखिए ये निकल गया आघूर्ण। अब r, पहले मैं r लिखता हूँ, x cos थीटा t आई कैप, u cos थीटा t आई कैप, ये x हो गया, और इसके बाद प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये j हो गया। इसे एक ब्रैकेट में बंद कर दिया मैंने, और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ माइनस एम जी जे कैप का। देखिए ये हो गया। अब यहाँ से बात स्पष्ट हो गई भाई, जे और जे का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, शून्य होता है, क्योंकि जे और जे का सदिश गुणनफल 0 आ जाएगा, उनके बीच का कोण 0 है, ये बात हम जानते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि आई क्रॉस जे हुआ माइनस में, तो आई क्रॉस जे माइनस में माइनस के होगा, तो माइनस के बन गया। यानी ये पूरी की पूरी चीज़ जो बन रही है ये बन रही है u कॉस थीटा टी माइनस एम जी यू कॉस थीटा टी माइनस के कैप, इसके साथ में आ रहा है के कैप। ठीक, ये हो गया न्यूटन मीटर। ठीक, यानी यह बल का आघूर्ण है एम जी यू कॉस थीटा टी, समय के साथ जो है जो बढ़ रहा है। देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है तो बल का आघूर्ण इस पर बढ़ता जा रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि यू कॉस थीटा टी इसकी एक्स अक्ष पे दूरी है जो बढ़ती जा रही है, और फोर्थ इस पे एम जी है, नीचे की तरफ है, तो एम जी के लंबवत दूरी काम करती है, क्योंकि देखा गया एफ आर साइन थीटा। हालांकि मैं अगला उदाहरण लूँगा इस बात पर, तो वो चीज़ आ गई निकल के। यानी ये जो ऊपर की तरफ वाली गति है u साइन थीटा y अक्ष पर जो गति है, इस ये एम जी की दिशा में है, तो इस पर तो आघूर्ण होगा नहीं। भाई जिस दिशा में r हो जाए, मान लीजिए इसी दिशा में r है और इसी दिशा में कोई बल हो जाए, ठीक, तो उस पर आघूर्ण नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच का कोण शून्य होगा। ठीक, तो कुल मिला के किसी सामान्य परिस्थिति में भी बलों को ढूंढकर आर को परिभाषित करके सदिश निरूपण करके हम बड़ी आसानी से बल का आघूर्ण निकाल लेते हैं। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए मान लीजिए मूल बिंदु है और ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक, x अक्ष के समांतर एक रास्ता है, x अक्ष के समांतर एक रास्ता है, एक सड़क है। ठीक, इस सड़क पर, यह सड़क मूल बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर है। लंबवत दूरी जो है इसकी 5 मीटर है। इस सड़क की मूल बिंदु से लंबवत दूरी 5 मीटर है। यहाँ पर कोई कण गति करता है आगे की तरफ, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आगे की तरफ बढ़ रहा है ऐसे। इस कण पर लगने वाला जो बल है ऐसे F, वो 100 न्यूटन का बल है। कण पर जो आगे को बल लग रहा है वो 100 न्यूटन का बल है। हो सकता है कोई कार को कण मान लिया हो, किसी वस्तु को कण मान लिया हो। ठीक है, अब कह रहा है जी O के सापेक्ष यानी मूल बिंदु के सापेक्ष कितना आघूर्ण है इसके ऊपर। अब मान लीजिए मैं कण की स्थिति यहाँ मान लूँ, यहाँ पे। ठीक, तो देखिए बल और इस R में कितना है, बल आघूर्ण कितना आ रहा है, R 5 है, बल 100 है और दोनों के बीच का कोण sin 90 है। तो कितना बल आघूर्ण आ रहा है, 500 न्यूटन मीटर। यहाँ पे अगर देखा मैंने, यहाँ पे मान लीजिए मैंने कहा A, यहाँ पे मैंने कहा B, तो A पर देखा, स्थिति A पर, यहाँ पर देख लिया मैंने। ठीक है, लंबवत दूरी देखी, बल देखा, निकाल लिया, कितना आया 500। अब इसके बाद स्थिति B पे निकाल के देखता हूँ, कोई और स्थिति मानी मैंने B, तो ये R बनेगा। देखिए ये क्या बनेगा, ये R बनेगा और ये बीच का कोण बनेगा थीटा। तो यह कोण इस तरफ से भी थीटा ही बनेगा। तो स्थिति B पर निकाल के देखूं, ठीक, तो कितना हो गया, F 100, R ये वाला R है और साइन थीटा। ठीक, अब साइन थीटा ये वाला है। देखिए साइन थीटा को निकालूं तो 5/r होगा, क्योंकि देखिए थीटा के सामने की भुजा हो जाएगी लंब और r बन जाएगा कर्ण और यह एक समकोण त्रिभुज जैसा दिखाई देगा। तो कुल मिला के साइन थीटा की वैल्यू 5/r लिख दी मैंने, r कट गया तो उत्तर फिर 500 ही आ गया। ठीक, यानी ये कहा जा सकता है बल आघूर्ण को कि बल आघूर्ण का परिमाण जो है ये है बल और बल के साथ r, और वो r जो बल के लंबवत हो, सीधे गुणा कर दें। मान लीजिए r बल के लंबवत हो, बल का परिमाण r का परिमाण हो, वह r जो बल के लंबवत हो, बल की दिशा के लंबवत हो, तो भी आघूर्ण वही रहता है, निकल जाता है और वही रहता है। इसका मतलब कोई कण जा रहा है किसी दिशा में, उसकी दिशा नहीं बदलती, बल की भी दिशा नहीं बदलती, तो आघूर्ण भी नहीं बदलता। इसको फिर से इसकी पुष्टि करते हैं, इसको पक्का करते हैं। इसको पक्का करते हैं और इस पर एक अपनी सामान्य सोच बना लेते हैं, एक सामान्य सोच। ठीक, अब देखिए मैं लिखता हूं उदाहरण। एक कण जिस पर रेखा y बराबर -2x के अनुदिश पचास न्यूटन का बल लगा है। एक कण जिस पर इतने इतने लगा है, कोमा लगा दिया, सरल रेखा y बराबर x के अनुदिश
चल रहा है। कण पर आरोपित बल का आघूर्ण मूल बिंदु के परितः या सापेक्ष, है ना, दोनों बातें ध्यान रखेंगे, दोनों शब्द लगते हैं, ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए एक कण जिस पर रेखा y-2x के अनुदिश 50 न्यूटन का बल लगा है, यानी कोई रेखा है उसकी दिशा में बल लगा है, तो इस रेखा से बल की दिशा मालूम हो जाएगी। सीधी सी बात यह है, सरल रेखा y बराबर x के अनुदिश चल रहा है। ठीक, ये भी ठीक है, इस रेखा के साथ जो है कण जा रहा है। कण पर आरोपित बल का आघूर्ण मूल बिंदु के परितः बताइए। ठीक, अब यहाँ पर हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई जो बल है वो किस स्थिति में कहाँ कैसे कैसे काम कर रहा है और ये बल आघूर्ण कैसे बदलता है, यानी इस बल आघूर्ण के बारे में हमें एक सामान्य सोच बनानी है, भाई कैसे ये बल आघूर्ण काम कर रहा है। अब देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ से इस चित्र को हटा लेते हैं। चलिए, तो पहले क्या करते हैं, अपना निर्देशांक बनाते हैं इस तरीके से, ये बना लिया x और ये बना लिया y। कण y बराबर x के अनुदिश चल रहा है, तो एक रेखा बना देते हैं y और x के अनुदिश, ये रही। तो इस पर कण चल रहा है, देखिए ये कण की गति है, ऐसे ये कण की गति है, यानी कण का जो r है वो यहीं से परिभाषित हो जाएगा। कण का जो r है इस तरफ को वो यहीं से परिभाषित हो जाएगा, मूल बिंदु के सापेक्ष ये कण का r हो जाएगा। जो भी r लेना चाहें वो यहाँ पे आ जाएगा, r का कोई परिमाण जो भी लेना चाहें। इसके बाद इस कण पर y बराबर -2x के अनुदिश एक बल लगा है। -2x के अनुदिश बल इधर को लगा है, इधर को लगा है, ये चित्र में बताएं या दिखाएं या जो भी है। इसके बाद y बराबर -2x जो है ये है दरअसल इस तरह का मामला, y जो है x का डबल है, तो ये इस तरीके से इस पर बल लगा है F, यूँ। ठीक, तो बल का आघूर्ण हमें मूल बिंदु के परितः बताना होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो r है, इस r का कोई परिमाण इस दिशा में लेते हैं और r और f के बीच का कोण लेते हैं, ये वाला, ये हमें लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए बीच का कोण है थीटा। ठीक, तो देखिए ये कोण तो है हमारे पास जो 45 अंश का कोण है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये कोण नहीं है हमारे पास, इस कोण को हम निकाल सकते हैं, इस रेखा से हम निकाल सकते हैं इस कोण को। हम जानते हैं y बराबर x tan थीटा, tan अल्फ़ा मान लेते हैं, तो tan अल्फ़ा का मान है -2, अल्फ़ा हो गया tan इनवर्स -2। ठीक, तो यानी ये कोण माइनस में आ रहा है इधर से, तो मैं प्लस कर दूं, अगर इसे अल्फ़ा बना लूं तो ये हो गया tan इनवर्स 2, प्लस में हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि कोण माइनस में आता है तो इसका मतलब नीचे की तरफ है। प्लस में बना दिया मैंने, तो कुल जो कोण है R और F के बीच में वह कोण है पूरा, उसे मान लेते हैं, मान लीजिए थीटा माना मैंने पूरा, तो थीटा हो गया 45 प्लस tan इनवर्स 2। ये पूरा कोण आ गया, देखो ये 45 वाला आ गया, और कितने कोण पर बल लगा है इस अक्ष से, तो रेखा बता रही है -2x, तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा गणित लगाना पड़ेगा बस। अब ये कोण मिल गया, अब बल आघूर्ण की बात। ये जो r है इसको कितना लिखेंगे, कह रहा है जी इसको r के बराबर लिख देते हैं, जो भी इसका मान दे रखा है वही डाल देते हैं इसमें।
तो बल आघूर्ण जो है आया टाउ, जो भी आर का परिमाण देगा वही इसमें लगा देंगे, यानी कण कितनी दूरी पर है इसका पता होना चाहिए। और बल का परिमाण क्या है, बल का परिमाण है हमारे पास 50 न्यूटन, तो हम इसे 50 न्यूटन से गुणा कर देते हैं और साइन 45 प्लस 10 इनवर्स 2 लगा देते हैं। ये आ गया देखो, ठीक। तो ये क्या मिला, ये हमें मिला आघूर्ण का परिमाण, ये हमें आघूर्ण मिल गया। और दिशा के हिसाब से देखें तो आर से थीटा की दिशा ये है, यानी ऐसे घुमाया जा रहा है, तो ये वामावर्त है और बोर्ड के तल में अंदर की तरफ है, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, ये सामान्य सोच पर आधारित है, भाई दिशा बताइए, रेखा, सरल रेखा के पदों में हमने बता दिया। तो इससे क्या हमें मदद मिलेगी कि इससे हमें बलों को और आर को ढूंढने में मदद मिल जाएगी। चलिए एक छोटा सा उदाहरण और ले लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस और करवा देते हैं। अब देखिए, ये कहता है कि हमारे पास एक द्रव्यमान रहित लकड़ी का फट्टा है, द्रव्यमान रहित लकड़ी का फट्टा, और ये हमने यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, टांगा हुआ, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर दीवार पर टांगा हुआ है ऐसे। ये हो गई दीवार और ये हो गया द्रव्यमान रहित लकड़ी का फट्टा ऐसे। ये है दीवार ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक। कह रहा है इस फट्टे के इस बिंदु से जहां पर ये घूम सकता है, जहां पर ये घूम सकता है, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, ये लकड़ी का फट्टा मान लिया इसको, ठीक। और कह रहा है इस फट्टे से कुछ दूरी पर एक हमने वजन लटका रखा है जिससे ये घूम सकता है, ठीक। इसमें कोई द्रव्यमान नहीं है। अब हमने क्या कि इस फट्टे से यहाँ 1 मीटर की दूरी पर हमने यहाँ एक वजन लटका रखा है, भार, ठीक। यह भार है 10 किलो का, जिसमें जी का मान तुम 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगा सकते हो, ठीक। और ये शुरू में जो फट्टा है यह क्षैतिज है, लकड़ी का फट्टा क्षैतिज है। कहता है ये जो बिंदु है जहाँ पर ये घूमेगा, इस बिंदु ए के परितः बल का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ए के परितः, देखो कितना बढ़िया सा सवाल आ गया, बिंदु ए के परितः बल का आघूर्ण। अब यहाँ पे टाउ कितना बल लगा है, 10 किलोग्राम भार, तो कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम भार, भार होता है mg, तो m हो गया 10, g हो गया 9.8। और लंबवत दिशा में यही त्रिज्या की दिशा होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा ये बनेगा तुम्हारा r, और इसी दिशा के लंबवत बनेगा तुम्हारा बल। तो r कितना बताया था, 1 मीटर, तो 1 से गुणा कर दिया, ठीक। यानी सूत्र में क्या बनाया, mgr और साइन 90 ये लगाया हमने, क्योंकि
आर और एम जी के बीच में कितना कोण है 90। क्यों? फट्टा क्षैतिज है, उसमें द्रव्यमान नहीं है, उसमें भार नहीं है। दीवार जहाँ से आर बना रखा है वो क्षैतिज में आ गई है छड़, और ये जो बल है ये ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ आ गया। तो कुल मिला के बल कितना हो गया? ये हो गया 98 न्यूटन मीटर। ठीक, तो कणों पर बल आघूर्ण निकालना सीख गए हैं, इतनी ही बात है। ठीक, आपका सवाल नीट में आए, परीक्षा में आए, इसमें आया, IIT में, JEE में, जहाँ भी बल का बेसिक, बल आघूर्ण का बेसिक जो है वो इतना ही है। इस पर जब सवाल करेंगे, अपने NCERT के हल करेंगे तब, या नीट के सवाल करेंगे तब ये चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, चलिए आते हैं अगली क्लास में। अब करते हैं कण का कोणीय संवेग। ठीक।